विश्वास को जीतना। आइए जानते हैं NJSV एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सौरभ सिंह से वो किस तरह से लोगों के आशियाने बनाने के सपने को पूरा कर रही हैं। मैं सौरभ सिंह, NJSV डायरेक्टर। एंड जब हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की थी NJSV की, तब लग रहा था कि काफ़ी क्रूशल होगा। तो जब स्टार्ट किया था तो इतना कंफर्म नहीं था, लेकिन हाँ, अंदर से कॉन्फिडेंट था कि कुछ अच्छा करना है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि स्टार्टिंग से हम वो पर्टिकुलर चीज़ फेस करते आ रहे थे, लाइक नॉमिनल कस्टमर्स। जैसे कि हम इससे पहले रियल एस्टेट सेक्टर में थे, एज अ एम्प्लॉई जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पे देख रहे थे कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कस्टमर क्या फेस करते हैं, लाइक उनका प्लॉट नहीं मिल पाता है टाइम पे, या फिर अगर किसी क्रूशल वजह से जो है वो रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो ऑन दैट कंडीशन जो है उस टाइम ये होता था कि कंपनी जो है 45 दिन, 90 दिन, 6 महीना हो जाता था, लोग रिटर्न नहीं करते थे। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद लगा कि यार ऐसे जगह काम करने से बेटर है कि एटलीस्ट हम एक अच्छा स्टार्टअप करें और वो सारी चीज़ें हम अपने यहाँ जो है, जो लोग बाकी जगह फेस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ लोग ना फेस करें। एंड उसका एक मोटिव लेके जो है हम लोगों ने NJSV का स्टार्टअप किया। लाइक 2018 में हमने NJSV की एक छोटी सी नींव रखी। राजकुमार सिटी हमारा एक प्रोजेक्ट का नाम था। काफ़ी छोटा प्लॉट था, मिनिमम 35-40 प्लॉट्स का। वहाँ से फिर हम लोगों ने करीब 900 प्लॉट्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, किसान ग्रीन पैराडाइज के नाम से। आज के डेट में मुझे लगता है कि NJSV को कम और किसान ग्रीन पैराडाइज को लोग ज़्यादा जानते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं। ये रिटर्निंग की चीज़, इन केस ऑफ कि कोई कस्टमर बीच में किसी को कोई क्रूशल प्रॉब्लम होती है, हमारा एक 45 डेज़ का 30 डेज़ का प्रोसेस होता है और विद इन दैट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम उनका प्रॉपर रिटर्न करते हैं। कई सारे कस्टमर होते हैं जो रिटर्निंग के बाद जो है 4-4, 5-5 लोगों को लेके आते हैं, और एक लोगों का ड्रीम डिलीवर करने के लिए, जैसा कि अगर कोई भी छोटा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एक ये बेसिक सा नॉमिनल ड्रीम होता है, कह लीजिए कि भाई एक आशियाना हो लखनऊ में, हमारा छोटा सा ही हो, भले 1000 स्क्वायर फीट का हो, 600 स्क्वायर फीट का हो, लेकिन एक अपना ओनरशिप वाला हो। तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग मैक्स टू मैक्स जहाँ तक जा पाते हैं वो सारी कोशिश करते हैं। मेरा भी एक ड्रीम था कि भाई फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। एक ऐसा सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, वो फिर लगा कि नहीं, रियल एस्टेट में आना चाहिए। अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट लेता है, रजिस्ट्री वो कराता है, तो उसके फेस पे जो वो एक स्माइल होती है, वो एक जो सुकून होता है सेटिस्फैक्शन का, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। एंड लखनऊ से स्टार्टअप है, और भी कई जगह करने का प्लान है हम लोग का। ऐसे ही कई सिटीज़ में करने का प्लान है। लाइक हम लोग लखनऊ से फिर पटना, बिहार। लोगों की ज़िंदगी भर की मेहनत होती है, एटलीस्ट एक हार्डकोर मनी कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका भी एक ड्रीम होता है उसके पीछे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में वो डिलीवर करने के बाद, जैसे उनका प्लॉट जैसे ही रजिस्ट्री करते हैं हम, रजिस्ट्री करने के बाद लाइक उनको वो प्लॉट मिलता है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है, उनका एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा, मतलब वो हमारी कमाई होती है। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन तभी डिलीवर हो पाता है जब हम अपना प्रोजेक्ट जो है कोशिश करते हैं 100% कंप्लीट अपने कमिटमेंट के साथ डिलीवर करने की। जो कहते हैं 100% वो पूरा करते हैं। एंड कहीं ना कहीं यही वजह है कि इतने कम टाइम में इतनी बेस्ट कस्टमर सर्विस दिए हैं हमने। लाइक अगर बात करें हमारे प्रोजेक्ट की, जो रनिंग करेंट डेट में रनिंग प्रोजेक्ट है हमारा, हमने विद इन अ ईयर मोर देन 500 प्लॉट्स जो हैं दिए हैं, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डिलीवरी रही है, तभी हम बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। एंड अभी भी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इस क्राइसिस में, कोरोना टाइम में। लोग कह रहे थे भाई हमारे पास नया मोटिव नहीं है, नई चीज़ नहीं है, लेकिन उस टाइम में भी हमने सबसे चीपेस्ट रेट में जो है एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वेटिकन सिटी के नाम से, जो कि काफ़ी मिनिमम रेट में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 600-400 वहाँ पे स्टार्ट किया, जो कि 1.5 लाख रुपए में एक पर्टिकुलर कस्टमर परचेज़ कर सकता है और कहीं ना कहीं अपने सपनों का एक आशियाना बना सकता है। कस्टमर फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव मिलता है कि हाँ सर, नहीं आप लोग अच्छा कर रहे हो, डिलीवर अच्छा कर रहे हो, तो ये चीज़ सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं उनसे ये जानने की कि हमारा फीडबैक एक्चुअल में क्या है। मैंने NJSV को देखा कि बहुत ही प्लान्ड वे में इन्होंने हायर इनकम ग्रुप के लिए, मीडियम इनकम ग्रुप के लिए और
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए प्लाटिंग किया हुआ और बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट से डिज़ाइन कराई हुई है। हर तरह की सुविधाएं उसमें इन्होंने रखा हुआ है। और हमारा भी एक सपना था कि जो हार्ड कैश या हार्ड मनी जो अर्न किया है सैलरी में, उसको ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां पे हर तरह की सुविधा मिले और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले। हमें अच्छा लगा और हमने फिर इसलिए एनजेएसबी ग्रुप के प्लाट्स को बुक करने का निर्णय लिया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल रियल एस्टेट में हम लोग वर्किंग हैं। एनजेएसवी के कई सारे और भी वेंचर्स हैं जो हमारा एक प्रयास है हर उस चीज़ में बेटर करके डिलीवर करने की कोशिश है। लाइक अभी हम लोग आईटी सेक्टर में वर्किंग हैं, हम लोग जो है पीडब्ल्यूएम में एक्टिव हैं। पीडब्ल्यूएम मींस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्लान है जो कि एक साथ हम लोगों ने कई स्टेट में अप्लाई किया हुआ है इसके लिए, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, झारखंड में, जिसका कि काम है कि पॉल्यूशन कम करना। लाइक प्लास्टिक को रिसाइकल करके, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से जो है हम करने की कोशिश करेंगे, नगर निगम के सहयोग से हम करने की कोशिश करेंगे। अगर एनजेएसवी की बात करें तो कहीं ना कहीं एनजेएसवी इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स। एनजेएसवी परिवार है हमारा, एंड कहीं ना कहीं परिवार के मुखिया होने के नाते जो है मेरा एक फ़र्ज़ ये बनता है कि एटलीस्ट मेरे जितने फैमिली मेम्बर हैं इस कोरोना टाइम में, कोविड के टाइम में ऑलमोस्ट कई सारे कंपनीज़ में काफ़ी लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ फायर्ड किए, काफ़ी लोगों ने सैलरी कटिंग की, लेकिन हमने अपने परिवार में ऐसी कोई चीज़ नहीं की। ना ही हमने किसी को हटाया जॉब से, ना ही किसी को जो है हमने कम सैलरी दी। मैं इस ग्रुप से, एनजेएसवी ग्रुप से पिछले लास्ट 2 years से जो आई एम वर्किंग हियर। सो बेसिकली एवरीवन हियर एज वेल एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ माइन एंड को स्टाफ इज़ वेरी सपोर्टिव। और जो हमारे एमडी सर हैं, सौरभ सर, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ रहता है रियल एस्टेट सेक्टर है तो भाई कमिटमेंट किया है, पूरा करेगा कि नहीं करेगा। सो लोगों के मन से या मार्केट से वो डर को निकालना चाहते हैं। आइए एनजेएसवी परिवार के साथ जुड़िए, हमारे 100% कमिटमेंट को अपने सपनों के आशियाने के साथ जोड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र की नींव रखता है। एक पढ़ा हुआ इंसान अपने साथ कई लोगों की जिंदगी बदलता है। आज हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एक बहु प्रतिभावान शख्सियत श्रीमती मांडवी त्रिपाठी जी से, जो कि लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। विचार और प्रेरणा दोनों ही हमारे चेयरमैन सर श्री राजेश सिंह चौहान का था, और उन्होंने इस विजन से 2017 में ये स्कूल खोला कि इस क्षेत्र में जहाँ आप बैठे हुए हैं, जहाँ हम बैठे हुए हैं, हम ये भली बात ही जान सकते हैं कि ये क्षेत्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था। एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल्स नहीं थे। तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना एक अच्छा स्कूल, बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, घंटों घंटों की यात्रा करनी पड़ती है, तो क्यों ना एक सुविधापूर्ण स्कूल और एक एजुकेशन हम यहाँ पर लाएं जो क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, और साथ साथ में यहाँ के बच्चे जो किसी भी और बच्चों से कम नहीं है, सिर्फ कुछ उनके पास कमियां हैं कि ट्रैवल करने में बहुत समय जाता है, कुछ आर्थिक परिस्थितियां हैं कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अफोर्डेबल स्कूल और एक क्वालिटेटिव एजुकेशन का विजन उनके दिमाग में था, और तभी उन्होंने स्कूल की स्थापना 2017 में की। देखिए, स्कूल तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। हम आज की जनरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे हम, तो उन्हीं लाइंस पे ये भी स्कूल चल रहा है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्कूल्स, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कहीं एक विचार आता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या IAS-PCS ऑफिसर्स सिर्फ ये बनाना किसी भी स्कूल का ध्येय नहीं होता है। आज के समय में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन। तो हम ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स तैयार करें जो अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ और तरह के सारे वोकेशनल स्किल्स से भी ट्रेंड हो। तो हम यहाँ के जो बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, और बहुत सारे, मुझे कहने में बहुत गर्व है कि वो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों बहनों के बच्चे हैं जो उस परिवेश में उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमारे चेयरमैन सर की वजह से ये स्कूल यहाँ आया, और हम उनको वो सारी स्किल्स में भी ट्रेन कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के सेक्शंस हों,
चाहे वो रोबोटिक्स हो, और बच्चे सिर्फ राष्ट्रीय और नेशनल इंटरनेशनल MUNs हो गए, राष्ट्रीय लेवल की सब प्रतियोगिताएं हो गई, इन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपको ये देख के अच्छा लगेगा कि जिसकी हम बात करते हैं कि सर्वांगीण विकास, वो पूरी तरह से यहाँ बच्चों का हो रहा है। देखिए, पहले की शिक्षा व्यवस्था और अब की शिक्षा व्यवस्था में अगर गुरु शिष्य परंपरा में देखें तो बहुत सारे अंतर आए हैं। कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, अब जिसको आप कहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस या लाइफ स्किल्स या वैल्यू एजुकेशंस, इन पे हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। ये कहीं शिक्षा से प्रणाली से दूर खिंच चुकी है। इनमें अगर हम काम करते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स दे पाएंगे और अच्छे स्टूडेंट्स भी दे पाएंगे। अब अगर आप कहें, डिसिप्लिन इश्यूज बहुत क्रॉप अप होते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि बच्चों का एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत वीक है, और कई बार इन फेलियर्स से लड़ना कैसे है ये चूक जाते हैं बच्चे। और इसमें हम दोनों ही पक्ष रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो स्कूल्स हो और चाहे वो पेरेंट्स हो। अगर पेरेंट्स और स्कूल साथ में हाथ मिलाकर चलेंगे और एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेशन रखेंगे, तो हम ये समझते हैं कि चैलेंजेस कोई बहुत बड़े नहीं हैं। चैलेंजेस हर तरह में, कोई बिजनेस भी होगा तो भी नए चैलेंजेस आते हैं जैसे जैसे सिस्टम में परिवर्तन होता है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि अब क्रॉप इन कर गई है फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी। तो टीचर्स अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं न्यू मेथडोलॉजीज से कि कैसे बच्चे और अच्छी तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर लें। टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जिससे अभी हम अपने आप को वेल इक्विप कर रहे हैं। जो टीचर्स नहीं भी टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस थे, अपार्ट फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट टीचर्स, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमको हैंडीकैप भी कर दिया है। हम जो बाहर खेलने नहीं जाते हैं, एक्सरसाइजिंग, आउटडोर गेम्स, ये इन सब की भी एक कमी आई है बच्चों में। हम लोगों का मानना ये है, अगर आप मेरे स्कूल में भी देखेंगे तो ये पहला ऐसा स्कूल है जिसके पास अपना खुद का एडवेंचर पार्क है। हमारे यहाँ 2 पूल्स हैं, छोटे बच्चों के लिए स्प्लैश पूल है, बड़े बच्चों का स्विमिंग पूल है। किक बॉक्सिंग में बच्चों ने बहुत सारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स जीते हैं, कबड्डी में चैंपियंस जीते हैं। हम बहुत प्रमोट करते हैं कि बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें। सो आई फील कि टेक्नोलॉजी आई ज़रूर है, बट हमें उसका उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना जायज़ है। मेरा पेरेंट्स से एक ये भी कहना है कि आप अपने बच्चे को बेशक कंप्यूटर दीजिए, बेशक फ़ोन दीजिए, बट मॉनिटरिंग ज़रूर रखिए। और प्लीज़ बच्चों को ये प्रमोट ज़रूर करिए कि वो आउटडोर स्पोर्ट्स करें, बिकॉज यू ऑल नो दैट अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो कीप योर बॉडी फिट एंड फाइन एंड इंक्रीज योर इम्यूनिटी, डू ईट हेल्दी फूड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी ज़रूर करें कि एक्सरसाइजिंग वो किसी भी खेल के फॉर्म में हो, ज़रूर करनी चाहिए। गार्जियंस के लिए आज के समय में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश देना चाहूँगी कि आज का जो समय है वो हम सबका साथ मिलके चलने का समय है। और मेरी ये सभी गार्जियन से हाथ जोड़ के विनम्र है कि अगर इस समय में हम एक साथ नहीं खड़े हुए तो बहुत मुश्किल होगा इन कठिनाइयों से उबरना। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने घरों से बाहर आइए, फोन से, या आप स्कूल ऑफिसेज ऑपरेशनल हैं, जैसा कि हमको परमिशन मिली है 1-2 लोगों के साथ कुछ टाइम तक खुलते हैं। आप प्रिंसिपल्स बैठ रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल्स बैठ रहे हैं, एक बार अपनी समस्या उनसे डिस्कस जरूर करिए। और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, वो फाइनेंशियल भी क्यों ना हो। अगर स्कूल आपके बच्चे को पढ़ा रहा है और टीचर उसके लिए एक गार्जियन और माता पिता के रूप में है, तो स्कूल कहीं ना कहीं आपके परिवार का ही हिस्सा है और आप भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। सो परिवार मिल बैठकर बात कर ली जाए तो ये जितने भी इश्यूज आज क्रॉप अप हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होंगे, चाहे वो आपकी चाइल्ड की सिक्योरिटी से जुड़े हों, चाहे आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से जुड़े हों। हर स्कूल बच्चे को पढ़ाना चाहता है, एक आत्मनिर्भर, सक्षम और बहुत ही अच्छा इंसान बनाना चाहता है, और उसमें बिना आपके सहयोग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ही अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी भारत समाचार के लोगों का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, हमारे स्कूल को चुना। और थैंक यू सो मच कि इस समय में जो संदेश हम सभी को मिलजुल कर पहुँचाना चाहिए, समाज को, अभिभावकों को, बच्चों को, पॉजिटिव लाइंस पे रहना चाहिए, इसका मौका उन्होंने हमें दिया। थैंक यू सो मच टू द टीम ऑफ भारत समाचार। थैंक यू।
और अब बात करेंगे श्री गौरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कानपुर देहात के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी जी से, जिन्होंने कानपुर देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर ही बदल सकती है और हर मरीज की परेशानी को दूर करने का ऐसा संकल्प लिया जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया है। मैं अपने आप को सफल चिकित्सक मानता हूं, क्योंकि मैं अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर लेता हूं। और मेरा ये मानना है कि चूँकि कानपुर देहात में मैंने एक नई चीज़ देखी कि जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं बहुत ही कम थी। और चूँकि मैंने पूरी सुविधाओं को व्यवस्थित करके और उसको अपडेट करके अच्छे लेवल पे काम शुरू किया, जिसका लोगों को बहुत लाभ मिला, मुझे भी उसका बहुत लाभ मिला। क्योंकि मेडिसिन से मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं इकलौता डॉक्टर हूँ, तो इस वजह से क्या जितने भी ठीक ठाक लोग हैं या जो सामान्य लोग हैं, सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और जिनका इलाज करने मुझे बहुत खुशी होगी और मैं पूरी तत्परता से उनका इलाज करता हूँ, उनकी पूरी मदद करता हूँ। और अभी जो कोविड का दौर चल रहा है, इसको लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कोविड को लेके, कोविड-19 को लेके लोगों में अभी अवेयरनेस बहुत कम, लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। लोग जो इसके लिए जो स्टैंडर्ड और जो मानक बनाए जा रहे हैं उसको बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। प्रशासन और मेडिकल फील्ड के लोग दिन रात लगे हुए हैं और मैं बहुत दुखी हूँ कि आप उठा के देखिए कि पिछले बहुत सारे दिनों में जितने भी डॉक्टर्स कोविड वार्ड में एक्सपोज हैं या जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है। अभी कल ही मतलब मैंने देखा है कि डॉक्टर गुप्ता सर से KG यूनिवर्सिटी थे, वो उनकी डेथ हो गई है। उनकी वाइफ को भी कोविड पॉजिटिव था लेकिन ठीक हो गई, जिसको लेकर मैं बहुत आहत हूँ। और तमाम डॉक्टरों की डेथ से लोग भी कहीं से हिल जाते हैं। फिर हमें बताया कि भाई इसके लिए क्या किया जाए कि लोग ठीक हों और ये इन्फेक्शन कोविड का फ्लेयर अप ना हो और लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि लोग उससे मतलब बच पाएँ। लेकिन उसको लेके देखा जा रहा है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है, लोग इसकी चेन नहीं तोड़ रहे हैं, लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, है ना। तो मेरा बिल्कुल करबद्ध निवेदन है लोगों से, पब्लिक से, भारत समाचार न्यूज़ और इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप गंभीरता से लिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सोशल के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग एक नया टर्म आ गया है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि आपको फिजिकली आपको दूर रहना है, लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए और कम से कम जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से मत निकलिए। घर से निकलने की ज़रूरत जब बहुत आवश्यक हो तो निकलिए, क्योंकि आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि आपके पीछे पूरी फैमिली है। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते तो अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि कोविड जाने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कोविड का इन्फेक्शन जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से इसका दायरा बढ़ रहा है, आने वाले समय में लोगों की तादाद, लोगों के अंदर इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसलिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, आपको अपने खान पान में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करना है और अपना ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना है कि उनको किसी तरीके से कहीं कोई कोविड इन्फेक्शन का एक्सपोजर ना हो। मेरा ये मानना है अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं कि जिसमें आप पब्लिक डील में हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप आइसोलेटेड रहिए, लोगों के बीच में जाते हैं तो कम से कम घर वालों से दूर रहिए आप। तो यही सब मेरा मानना है। और दूसरा उसके साथ साथ मेरा बिल्कुल बहुत ही विशेष मेरा निवेदन है कि एक व्यक्ति को इसके बारे में गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए कि लोग अपनी सुरक्षा करें। एक आदमी अपनी सुरक्षा करेगा, अगर लोग अपने घर से, भाई देखिए लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक स्टार्ट हो गया। अब इस अनलॉक में लोग अगर इसकी कीमत नहीं समझेंगे, लोग बिल्कुल भीड़ करेंगे, ट्रैफिक में निकलेंगे, लोगों के कनेक्शन में आएंगे, तो ये बढ़ता जाएगा। सबसे सही तरीका है अगर लोग इसके लिए कुछ सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं, लोग समझेंगे नहीं ये बीमारी बहुत गंभीर है, ये बीमारी जानलेवा हो सकती है, तो लोग उसको मतलब फॉलो करेंगे। और जब उसको फॉलो करेंगे तो अपने आप बीमारी का दायरा सीमित हो जाएगा और धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी लेकिन बहुत चिंता कर रहे हैं और मैं इस बात को देख रहा हूँ कि आने वाले समाज में इस समय जिस टाइप का माहौल चल रहा है, डॉक्टरों की इमेज भी बहुत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन कोविड में डॉक्टरों ने इतनी जान लगाए काम किया कि लोगों के दिमाग में, पब्लिक में मैसेज है कि नहीं डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, तो डॉक्टरों के लिए भी लोगों का सोच चेंज हुई है। और चिंता का विषय ये है कि डॉक्टरों को भी मतलब सुविधाओं की बहुत कमी है।
तो सरकार को भी पूरी मदद करनी चाहिए कि हर डॉक्टर को पीपी किट और बाकी जितनी भी आवश्यक इक्विपमेंट्स की ज़रूरतें पड़ती हैं उनको मुहैया कराया जाए, उनकी पूरी सुविधाएं दी जाए, उनकी फैमिली को पूरी सुविधाएं दी जाए कि जिससे कि वो मन लगा के काम कर सकें। कोई व्यक्ति मजबूर होकर अपना काम ना करे, खुश होकर काम करे, ये मेरा मानना है। मेरे परिवार में मैं अकेला डॉक्टर हूँ। मैं 3 भाई हूँ। पिताजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और फिर मैंने डॉक्टर बन के और मैंने भी अपने जीवन में तमाम चीज़ें देखी, उतार चढ़ाव देखे। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत कमी देखी मैंने, मेरे घर परिवार लोग बहुत परेशान रहे। तो मैं इसका श्रेय केवल अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, ईश्वर को देना चाहता हूँ, और पब्लिक को देना चाहता हूँ, मेरे मरीजों को देना चाहता हूँ कि जो मेरे पे भरोसा करते हैं और मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को मानते हैं और हमेशा पॉजिटिवली मेरे को रिस्पॉन्स करते हैं। और इसके साथ साथ मैं इस उत्तर प्रदेश के सफलतम चैनल भारत समाचार को और उसके एडिटर इन चीफ श्री ब्रिजेश मिश्रा सर को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी एसोसिएटिंग टीम को मैं बिल्कुल बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे अपने इस मुहिम में मेरे को भी, मेरे परिवार को एक उन्होंने अपना पार्ट बनाया और हमें इस तरीके का मौका दिया कि हम लोगों से रूबरू हो सकें। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी, नए प्रयोग कर शिक्षा को नया आयाम दे रहा है। आइए जानते हैं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के वाइस चेयरमैन दिव्यांग राजा दयाल जी से कि आखिर वो किस तरह से छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे हैं। हम लोगों ने कानपुर में शिक्षा के क्षेत्र में आज से 12 साल पहले कदम रखा था। हम लोगों ने एसएसए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और एसएसए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से 2 बहुत अच्छे और बहुत ही प्रसिद्ध 60 एकड़ में फैले कैंपस में नारामो कानपुर में हमने कैंपस शुरू किया था इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का। बीएड की हमने कोर्स की हमने शुरुआत की थी वहाँ पे। इसके बाद हम लोग को लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सीबीएसई स्कूल्स की यहाँ पे अभी थोड़ी और जगह है, और स्पेशली आउटर बेल्ट कानपुर में अभी अच्छे स्कूल्स की थोड़ी सी कमी है। इसलिए हम लोगों ने सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल, जो कि पिछले 100 साल से एजुकेशन में सर्वप्रथम है, उत्तर भारत का सबसे अच्छा स्कूल ग्रुप चेन माना जाता है, जिसका प्रथम जो कॉलेज था कोलकाता में उसको हमारे जवाहर पंडितलाल नेहरू जी ने इनॉग्रेशन किया था। तो ऐसा इतिहास है सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का। इनके आज तक लगभग 35-36 स्कूल्स चल रहे हैं। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का ही एक कानपुर में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के नाम से एक स्कूल है, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। इसीलिए हम कानपुर में कानपुर देहात में हम लोगों ने पिछले अगले 3 सालों में 5 स्कूल खोलने का हम लोग ने अनुबंध किया है, जिसके अंतर्गत पहला स्कूल सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल नारामो में पहला खुला 2019 में, और इस साल 2020 में हम लोगों ने आज़ाद नगर में एक नया कैंपस खोला है। तो नारामो कैंपस लगभग 30 एकड़ कैंपस में बना हुआ है, और वहाँ पे इंडोर स्टेडियम से लेकर तमाम हर एक सुविधा, इंटरनेशनल सुविधाओं से सुसज्जित है। हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स हैं। टीचर्स की बहुत रिगरस ट्रेनिंग के बाद टीचर्स हम लोग अपॉइंट करते हैं, और बच्चों का सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, उनका मोरल, उनका उनमें वैल्यूज़ इम्बेड करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ 6-7-8 महीने के छोटे से इस समय में नारामो कैंपस में टाइम्स एजुकेशन मैगजीन ने हमको कानपुर में 6ठे नंबर पर हमें जगह दी थी सितंबर 2019 में, तो जो कि बहुत एक अच्छी बात है। हम लोग ने छोटे से समय 8-10 महीने के समय में हमारे बने इंटर स्कूल और इंटर डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट लेवल पे ब्रेन एक होता है, उसमें हम लोग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हम लोग ने कबड्डी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हम लोगों ने स्केटिंग में तृतीय स्थान प्राप्त किया। यही ऐसे तमाम, चेस हुआ, कबड्डी हुई, क्रिकेट हुआ। हम लोग ने इंटर स्कूल और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में हम लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। देखिए, बहुत से स्कूलों में जो बच्चों को नहीं मिल रहा है वो हमारे संस्थान में बच्चों को दिया जा रहा है। हम लोग के यहाँ 1:15 का रेशियो में टीचर्स का अनुपात रहता है। इस वक्त हमारे प्रथम वर्ष में 350 बच्चे हैं नारामो कैंपस में, और आज़ाद नगर कैंपस में क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद करना पड़ा, तो लगभग 200 बच्चे अभी हमारे पास आज़ाद नगर में एडमिशन हो गए हैं, और हमको लग रहा है अगले 3 सालों में हम लोग का ये स्ट्रेंथ लगभग 2000 बच्चों तक पहुंच जाएगा। कोरोना काल में हम लोग की एजुकेशन इफेक्टेड ना हो, बहुत से स्कूल्स आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सेठ एमआर जयपुरिया ग्रुप में
हम लोगों ने अभी और इन्वेस्टमेंट करके क्योंकि हमको लगता है कि अभी कोरोना काल काफ़ी देर तक चलेगा, तो इसके लिए टीचिंग को और थोड़ा इफेक्टिव और थोड़ा सा और मनोरंजन बनाने के लिए हम लोगों ने टाई अप किया है स्टेप अप ऐप से। स्टेप अप ऐप्स का हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। तो उससे हमारे जयपुरिया के जितने भी छात्र हैं वो स्टेप अप ऐप पे पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि एक इंटरैक्टिव और बहुत ही शानदार मॉड्यूल बनाया गया है। इसी के साथ जो लोग स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स का हम लोगों ने द ग्रेट स्पोर्ट्स करके एक ऐप है, उसको हम लोगों ने टाइप किया है। तो घर पे रहकर बच्चे स्पोर्ट्स के बारे में क्या क्या जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, विस्तार से हर एक छोटी माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल स्पोर्ट्स के बारे में बच्चों को सिखाई और बताई वहाँ पे जा रही है। इसी के साथ म्यूजिक की फील्ड में हम लोग ने शंकर एहसान लॉय के जो एहसान जी हैं उनके द्वारा टॉरेंट्स करके एक ऐप है, हम लोग ने उससे टाइप किया है, जिसके माध्यम से बच्चे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग हो या डांस हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो, तमाम हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बारीकी से ऐप से इंटरेक्शन करके और इस दौरान काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसी के साथ जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और तमाम नई चीज़ें इनोवेट करने के लिए हम लोगों ने टाइप किया है टिंकरली से। तो इस दौरान हम लोग को कई नई चीज़ें भी लाए हैं। बच्चों के संग माँ बाप को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। भाई जैसे रामायण के दौरान सब लोग पूरा परिवार इकट्ठा होकर देखता है, इसी तरीके से जब कि आजकल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे पढ़ाई होती है, पूरा परिवार इकट्ठा होकर आजकल पढ़ाई करता है। मैंने बॉम्बे से मैंने यहाँ पर सेठ आनंदम जयपुर से अपनी पढ़ाई खत्म की थी। फिर हमने शिलिंग हाउस में एडमिशन लिया हायर एजुकेशन के लिए 10वीं 11वीं के लिए। फिर उसके बाद मैं वीरेंद्र ग्रुप में पढ़ाई की। इसके बाद मैं बॉम्बे चला गया अपना फर्दर स्टडीज़ के लिए। बॉम्बे में मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, मैंने सीमेंट पाइप और पेवर की फैक्ट्री वहाँ पे लगाई। लेकिन मैंने ये देखा कि वहाँ पे एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए सर्वाइव करने में और किसी नई चीज़ को शुरुआत करने में बहुत मेहनत लगती है। तो 3-4 साल वहाँ पे काम करने के बाद क्योंकि यहाँ पर पिताजी का पूरा हमारा परिवार है और पूरा यहाँ पे हम लोग के बिजनेसेस थे, तो जब वापस में आया तो मैंने देखा कानपुर शहर स्पेशली हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक असीम संभावनाएं और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। यहाँ पर हर एक वो संसाधन है जिससे एक कोई यंग एंटरप्रेन्योर अपने मन में कोई भी ड्रीम लेकर आया हो तो उसको यहाँ पे पूरा करने के लिए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ की सरकार हो, वो पूरा सहयोग करती है। और आप स्काई इज द लिमिट, आप जो चाहिए कानपुर में रहकर आप वो यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। कानपुर में सफलता का श्रेय मैं निश्चित तौर पे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूँगा, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देना चाहूँगा, अपने परिवार को देना चाहूँगा, यहाँ की बैंकिंग प्रणाली को देना चाहूँगा, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देना चाहूँगा। यहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इतनी संभावनाएं हैं जो कि पूरे देश में, बम्बई दिल्ली में नहीं है। पहले तो मैं भारत समाचार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम लोग को इस लायक समझा कि आपने कानपुर के 5 रत्नों में हमें सम्मिलित करने का डिसीजन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।